नमस्कार। भयंकर गर्मी, व्यस्तता, यात्राओं के चलते छठे चरण का आकलन जो मेरा है, जो मैंने हर चरण का आकलन किया, वो इस बार करने में एक बार फिर देर हो गई। इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। वास्तव में आपको मैं बताऊँ, मैंने भी पिछले 25 वर्षों तक लगातार रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस बार गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। कई बार जब आप गाड़ी से उतरते हैं और मैं जिस तरह का कार्यक्रम करता हूँ, आप यकीन मानिए 15-20 मिनट, आधा घंटा बाहर रहने के बाद 1-1.5 घंटा आपको नॉर्मल होने में लगता है। पेड़ हो, कोई मकान हो, कोई चाय की दुकान हो, ऐसा मालूम होता है कि अंदर से गर्मी बाहर निकल रही है। और फिर उसके बाद कुछ मन नहीं करता, दिन भर इतना पसीना होता है। इसके अलावा मैं रोज़ ज़िले बदलता हूँ, एक ज़िले में कई जगह जाता हूँ, एक लोकसभा में कई जगह जाता हूँ, तो मुझे कई बार मन तो होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं इतना थका रहता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो यार, जब मौका मिलेगा तब किया जाएगा। बहरहाल आज मैं बलिया गया था, वहाँ से लौटने के बाद देर रात मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मुझे इंतज़ार शायद कर रहे हो आप लोग कि मेरा भी पक्ष क्या है, मेरा आकलन क्या है। छठे चरण का 8वें चरण 7वें चरण का चुनाव 2 दिन बाद होना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा छठे चरण की चर्चा की जाए, क्योंकि छठे चरण का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। कई मामलों में मैंने देखा, और जो उत्तर प्रदेश में सीटों का आंकड़ा है, गणित है, वो छठे और 7वें चरण के मतदान से बहुत कुछ इधर उधर भी हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं एक एक कर छठे चरण की कुछ सीटों पर जो रोमांचक है, जो दिलचस्प है, जिसके बारे में जानना आप चाहते होंगे कि मैं उस पर मैंने क्या देखा और क्या पाया, तो मैं एक एक करके उन सीटों को, सबसे पहले मैं आपको वो छठे चरण की जो 14 सीटें हैं उनके नाम एक बारगी बता देता हूँ। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, भदोही, मछली शहर, जौनपुर, आजमगढ़, लालगंज और संत कबीर नगर। 25 मई को यहाँ पर छठे चरण का मतदान हुआ। एक बारगी इस लिस्ट को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन 14 सीटों में 4 सीटें जो पिछली बार आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, 4 सीटें पिछली बार गठबंधन ने जीती थी, जिसमें कि जौनपुर, लालगंज और अंबेडकर नगर की सीट बसपा ने जीती थी। आजमगढ़ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से जीती थी। तो एक बारगी इन 14 सीटों पर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि 10 सीटें गठबंधन जीत सकती है और बीजेपी 4 सीटों पर सिमट सकती है। दूसरी तरफ अगर आप दूसरी तरह से देखते हैं तो आपको लगेगा कि 4 सीटें गठबंधन को मिलेंगी और गठबंधन अपनी 4 सीटें बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें इसमें भी जीतने में कामयाब होगी। अगर आप सोशल मीडिया पर रैलियों की भीड़ के आधार पर, सोशल मीडिया के पोस्ट्स के आधार पर, और दूसरी तरह से अगर आप इन जिलों में आपके जानने वाले लोग, जान पहचान के, अगर आप उनसे फ़ोन पर बात करेंगे, अगर आप 8-10 पत्रकारों या राजनीति के जानकारों से बात करेंगे, तो आपको लगेगा, आपको ये भी लग सकता है कि इनमें आधे आधे का बंटवारा होगा और भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में 3 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब आप ज़्यादा घूमते हैं, जब आपको ज़्यादा समीकरण वहाँ के पता चल जाते हैं, जब आप मेरे जैसे लोग, तो वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बार ये निर्णय कर पाने में बड़ी मुश्किलात आती है कि आखिर इन सीटों पर क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो कई बार उसमें अंदाज़ा लगाना या उसका निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको सीट दर सीट बताता हूँ। सुल्तानपुर की सीट मेनका गांधी लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के जितने उम्मीदवार हैं, उसमें अगर स्थानीय स्तर पर और अपने लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मेनका गांधी का ग्राफ बहुत ऊपर है। आपको सुल्तानपुर में बहुत सारे लोग ये कहने वाले मिल जाएंगे कि पिछले 5 साल वरुण गांधी जितने इनएक्टिव, अगर एक्टिव थे भी, तो जनता से उनका वो संपर्क अपनी माँ जैसा नहीं बन पाया। लोग ये भी कहते मिल जाएंगे आमतौर पर सड़क पर लोग कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी ने पिछले 5 वर्षों में जनता के साथ जो संवाद रखा, उनके साथ जो अपना रिश्ता कायम किया, वो इसके पहले के किसी सांसद ने नहीं किया था। सुल्तानपुर में मेनका गांधी का इस लिहाज से पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन
सुल्तानपुर से पिछली बार के बसपा सपा उम्मीदवार से मेनका गांधी 14,000 वोटों से जीती थी, जबकि उस समय पुलवामा था, सर्जिकल स्ट्राइक था, राष्ट्रवाद चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा मौका देने के लिए लोग उम्मीदवार कम देख रहे थे, लेकिन इस बार स्थितियां दूसरी हैं। इस बार बहुत सारी सीटों पर लोग उम्मीदवारों को भी देख रहे हैं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी के खिलाफ इस बार राम भुआल निषाद को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राम भुआल निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और एक पटेल उम्मीदवार को बसपा ने उतार दिया। पिछले 2 चुनाव में या 4 चुनाव में 2014, 17, 19, 22 इन चुनाव में निषाद और पटेल वोटर सुल्तानपुर के 100% तो नहीं 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट किया। लेकिन राम भुआल निषाद को उतारने के बाद निषादों में राम भुआल का पेनिट्रेशन अच्छा है और उनको निषादों का वोट मिला है। इस आधार पर अगर मुसलमानों का, यादवों का और राम भुआल निषाद का और कुछ दलित वोटर राम भुआल निषाद को मिले तो मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव हार सकती है। लेकिन क्या सुल्तानपुर में ऐसा हुआ है? क्या कुर्मी वोटर बीजेपी को छोड़कर बीएसपी के कैंडिडेट के साथ गया है? क्या पटेल वोटर शिफ्ट हो गया? क्या पटेल वोटर बीएसपी के कैंडिडेट के साथ गया है और इस वजह से मेनका गांधी वहां पर कमजोर है? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मेनका गांधी सुल्तानपुर का चुनाव जीत रही है और ये भारतीय जनता पार्टी ये सीट बचाने में कामयाब हुई है। राम भुआल निषाद उनको तगड़ी टक्कर तो देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव हारेंगी। दूसरी सीट प्रतापगढ़ की है। संगम लाल गुप्ता के मुकाबले केपी सिंह पटेल जो वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका पलड़ा मुझे भारी दिखाई देता है। इसकी 2-3 वजहें। संगम गुप्ता पिछले 5 वर्षों में जनता के साथ संवाद नहीं कर पाए और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मामला है, जैसे मैंने कहा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके वोट हो रहा है वहां तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, एक तरफ मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ उम्मीदवार का अगर चेहरा दे रहा है तो वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। कई कारण मुझे इस 6ठे और 7वें चरण के चुनाव में दिखाई दे रहे हैं जो मैं आपको आगे बताते चलूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो विपक्ष का वोटर है वो बहुत वोकल है। वो कैमरे पर, वो माइक पर, वो हर जगह बोल रहा है। वो सड़क पर, चट्टी चौराहों पर, चाय की दुकान पर, वो एकदम से, अगर आप कहीं पहुंचे, 2014 में ये स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थी कि चाय की दुकान, 19 में भी थी, जब चाय की दुकान पे आप पहुंचते थे, सार्वजनिक स्थल पर पहुंचते थे तो लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने वाले आदमी का मुंह चुप करा देते थे, उसकी आवाज का टोन कम कर देते थे। वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे ऐसे होते थे जो प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष में नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन 2024 में स्थितियां विकट है। अब विकट इस स्थिति विकट है का मेरा मतलब बीजेपी के खराब गति से नहीं, विकट ये है कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ जो वोटर है वो बहुत वोकल है, आक्रामक है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या न्यूट्रल वोटर, बीजेपी का वोटर थोड़ा बहुत बोलता भी है, न्यूट्रल वोटर चुप हो जाता है या वहां देखने वाले व्यक्तियों के सुर में सुर मिलाता है। इससे आपको कई बार गलतफहमी की आशंका होती है। संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ से जो चुनाव लड़ रहे थे, एक तो मैंने ऐसे कहा कि मेनका गांधी की स्थिति इसलिए मजबूत सुल्तानपुर में मुझे लगती है, हालांकि हार जीत का मार्जिन उत्तर प्रदेश में इस बार सारी सीटों पर कम होगा जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जहां इंडिया गठबंधन के लोग भी जीतेंगे वहां भी आप देखिएगा हार जीत का अंतर कम होगा। चुनाव बाइपोलर हो रहा है, 2 ध्रुवीय हो रहा है, इसमें अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैंने बार बार कहा कि मैं गलत हो जाऊं इसकी चिंता मुझे नहीं है, मगर मैं इतना घूमता हूं, मैं इतना जल रहा हूं धूप में, तो जो मैं देखता हूं वो मेरा दायित्व है बताने का। और मैं गलत और सही के लिए या किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए मैं कभी बातें नहीं करता। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो या विरोधी हो, मेरी बात को चाहे जिस तरीके से ले लें, लेकिन मैंने जो देखा, जो महसूस किया सीट दर सीट, वो मैं आपको बताने से बाज नहीं आऊँगा। बाकी 4 तारीख को जो नतीजा आएगा, तो मेरे ये सारे वीडियोस पड़े हैं। जैसे मेरा मध्य प्रदेश का आकलन गलत हुआ तो मैंने 100 बार कहा कि मेरा मध्य प्रदेश का आकलन गलत हुआ, उसके कारण क्या थे मुझे नहीं पता।
मुझे आज भी ये लगता है कि मध्य प्रदेश में 118-20 सीटें कांग्रेस पाने लायक थी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने नतीजे आने से पहले मुझे फोन भी किया और जो मिले नतीजे आने से पहले उन्होंने कहा बहुत हद तक जमीनी स्तर पर आपका आकलन सही है। लेकिन नतीजे ऐसे आए कि शिवराज सिंह चौहान भले कहते हो कैमरे पर कि उनको उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी के किसी मध्य प्रदेश के नेता को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो नतीजे आएंगे। बहरहाल वो बात अलग है, लेकिन वीडियो मेरे इसी प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं, आप मेरे तेलंगाना के वीडियो को देख लीजिए और जो मैंने कहा था उसको भी आप देख लीजिए। आप राजस्थान के मेरे वीडियो को देख लीजिए। बहुत सारे लोग, मैं तो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ नहीं, लेकिन कभी कभी मेरे मित्र बताते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो मैं अब सार्वजनिक स्थलों पर आप किससे किससे मुंह लगेंगे और किससे किससे सफाई देते फिरेंगे। वो एक शेर है ना कि गुनहगार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी सफाई भी न दे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं गया और आप मेरा कोई एक वीडियो निकाल के बताइए जिसमें मैंने ये कहा हो कि छत्तीसगढ़ में मैंने ऐसा देखा है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है। मैं मुझसे जिसने भी सवाल किया मैंने उनसे यही कहा कि मैं छत्तीसगढ़ नहीं गया, इसलिए इस बारे में मेरी कोई राय नहीं बनती है। हालांकि एग्जिट पोल आने के बाद मैंने और लोग जिस हिसाब से कह रहे थे तो और लोगों के हवाले से कि एग्जिट पोल ऐसा कहा और ये आया वो आया, वो बात अलग है, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो ठीक इसी तरह मुझे इस बात का कतई कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बात को किस तरह से लेते हैं। और 4 जून के नतीजों के बाद भी मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आकर इन सारी बातों को कहने का मादा रखता हूं, गलत हुआ तो भी और सही हुआ तो भी। तो सुल्तानपुर के बारे में मेरी ये राय है। प्रतापगढ़ के बारे में मेरा आकलन ये है कि संगम लाल गुप्ता पर चुनाव सेंट्रिक हो गया। जहां मोदी से चुनाव हटा और स्थानीय उम्मीदवार पर गया, बस बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल का बयान, जो आपको मालूम है कि इस देश में राजा कहीं भी हो, कितने बड़े बड़े भी हों, लेकिन सबसे ज्यादा राजा अगर किसी एक जिले में है और वो भी राजपूत, तो वो प्रतापगढ़ जिले में। छोटी बड़ी बहुत सारी रियासतें प्रतापगढ़ में, वहाँ राजा ऐसे भी हैं जो आज साइकिल से चलते हैं, जिनके भोजन पानी की दिक्कत है, जिनकी हवेलियों को में दरवाजे लगाने की दिक्कत है, लेकिन वो राजा हैं, रियासतें थीं। वो रियासतें जो राजनीति में नहीं आई, उनका हश्र वैसे ही हुआ जैसे पुराने राजनेता जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उनके परिवार वाले किस तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो खैर, मैं प्रतापगढ़ की सीट के बारे में मेरा ये मानना है कि संगम लाल गुप्ता ने अपनी वजह से और अपने प्रचार की वजह से एक बड़े वोट बैंक को निराश किया और उन्होंने, अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से प्रतापगढ़ की सीट फिसल सकती है और ये एक सीट इंडिया गठबंधन के हवाले हो सकती है। उसमें बहुत सारे और भी कारण हैं। अब आता हूं मैं फूलपुर में। निर्विवाद रूप से फूलपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसमें कहीं कोई मुझे दिक्कत दिखाई नहीं देती। अब आते हैं प्रयागराज इलाहाबाद की सीट पर। वहां दो नेताओं के 2 बेटे लड़ रहे थे, केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी और कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह। शहरी इलाकों में बिना नीरज त्रिपाठी को देखे, शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी, शहर पश्चिमी में बिना नीरज त्रिपाठी का चेहरा देखे, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देखकर बीजेपी के वोटर निकले और उन्होंने कमल के फूल पर वोट दिया है। हालांकि बीजेपी के इलाकों में निकलने वाले वोटरों की संख्या वैसी नहीं रही, क्योंकि इलाहाबाद की गर्मी के बारे में आप जानते ही, यमुना पार के इलाके में ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है और ब्राह्मणों कम, आपको मालूम है कि कुंवर रेवती रमण सिंह भूमियार जाति से आते हैं, बावजूद इसके वो 9 बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और इस देश के एक बड़े ब्राह्मण बीजेपी के चेहरे, हालांकि उनको ब्राह्मण कहना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन जब बात इस तरीके की आती है तो ये तथ्य रखना पड़ेगा कि मुरली मनोहर जोशी को भी ब्राह्मण वोटों के सहारे कुंवर रेवती रमण सिंह ने इलाहाबाद की संसदीय सीट पर लोकसभा में हराया है और उनका हर जाति बिरादरी में कुंवर रेवती रमण सिंह का अपना एक प्रभाव है। डिमेरिट क्या है कि डिमेरिट ये है कि कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा था। हाथ के पंजे पर ब्राह्मण कितना वोट करेगा यमुना पार का, ये बड़ा सवाल है। हालांकि चुनाव वो बहुत जोरदार तरीके से लड़े हैं और ये कहना बहुत मुश्किल है कि इलाहाबाद में उज्जवल रमण चुनाव जीतेंगे।
या नीरज त्रिपाठी चुनाव जीतेंगे। बड़ी कशमकश की लड़ाई है। और इसके बाद मैं आपसे चर्चा करता हूं जौनपुर की। जौनपुर में मामला कृपाशंकर सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा के बीच में है। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की बहुत सारी सीटें निकल सकती हैं, छठे चरण की ज्यादा सीटें निकल सकती हैं, बीजेपी के बराबर भी निकल सकती हैं। सिर्फ एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्या बाबू सिंह कुशवाहा को कुशवाहा और मौर्य का वोट मिलेगा या मोदी मैजिक जो चल रहा है वो चलता रहेगा। एक फैक्टर जो मैं हमेशा देखता हूं महिलाओं के बीच में, वो एक अलग वोट बैंक है। 50% महिलाएं हैं वोट बैंक के तौर पे। और मैं ये भी मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की मुस्लिम महिलाओं में भी नहीं है। अगर आप मुस्लिम महिलाओं से भी बात करेंगे तो वो कतई नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाए। वो कतई नहीं चाहती कि वो, हालांकि अपने परिवार के कहने पर, पुरुषों के कहने पर और धार्मिक ध्रुवीकरण और जिस तरह की बातें खुद प्रधानमंत्री ने की, उसकी वजह से वो पोलिंग बूथ तक जाकर अपने तमाम वजहों से वो कमल के फूल पर वोट न दें और वो साइकिल या पंजे पर चली जाएं, ये अलग बात है। लेकिन आप उनके मन की धारणा अगर जानने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मोदी की और योगी की महिलाओं को, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, गांव की हो, शहर की हो, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी महिलाएं कमल के फूल पर बनी हुई हैं और यही उसकी एक सबसे तगड़ी ताकत मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जो जातिवाद की राजनीति पहले हुआ करती थी, जिसमें आदमी कैंडिडेट्स में सबसे पहले अपने जात को देखता था, वो कई जगह मैंने टूटते हुए देखा है। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर के रहने वाला नहीं है, वो बांदा के रहने वाले हैं। एक समय था कुशवाहा मौर्य सैनी में बाबू सिंह कुशवाहा का जबरदस्त प्रभाव था, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का। इन दो नेताओं ने इस जाति को पूरा बीएसपी के साथ जोड़ने में एक सीमेंट की भूमिका निभाई थी। तो सवाल ये उठता है कि जौनपुर का कुशवाहा मौर्य वोट बाबू सिंह कुशवाहा पर गया है क्या? अगर गया है तो बाबू सिंह कुशवाहा बहुत अच्छी फाइट में आते हैं, नहीं गया है तो कृपाशंकर सिंह को जौनपुर में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी बात, यह गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को जो है कि उसे दलितों का वोट मिलेगा, मुझे नहीं लगता। दलितों का जो जाटव वोट है वो मायावती के साथ फिक्स्ड है। जो पासवान और दूसरी जातियां हैं, पासी जातियां हैं, वो जो है वो शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन उनमें भी कहीं कहीं तो वो कैंडिडेट के नाम पर, कहीं कहीं कोई दूसरे कारण, कहीं कहीं का संविधान बचाने के नाम पर वो इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से चुनाव तभी जीत सकते हैं जब 70% कुशवाहा बिरादरी के लोग कम से कम उनका साथ दें, नहीं तो कृपाशंकर सिंह वही बीजेपी के लाभार्थियों और वो जो जातीय समीकरण बीजेपी का है, गैर यादव, गैर मुसलमान, बाकी सारे वोट बीजेपी की तरफ, उसमें जौनपुर का उनका पलड़ा भारी है। धनंजय सिंह का एक फैक्टर है, हालांकि धनंजय सिंह का टिकट का उसमें वो बड़ी कहानी हो गई, वो भी बीजेपी को सपोर्ट दे दिए। तो मेरे देखने में बाबू सिंह कुशवाहा लड़ाई में फंसे हुए हैं और अपर हैंड कृपाशंकर सिंह का। इसी तरह आप लालगंज में अगर आएंगे तो लड़ाई बहुत भयंकर है दरोगा सरोज और नीलम सोनकर के बीच में। और दरोगा सरोज मुझे लगता है कि थोड़ा भारी स्थिति में है, जैसे कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की स्थिति भारी लगती है। वजह यह है कि यादव मुस्लिम वोट ही यहाँ पर इतना है कि अगर वही सही से पड़ जाए तो उनका एक एज है और भी कुछ हर जात बिरादरी के थोड़े थोड़े वोट मिल जाते हैं। और धर्मेंद्र यादव की वोटिंग जो हुई है यादव और मुसलमान की आजमगढ़ सीट पर, वो बहुत ज़्यादा हुई है। बीजेपी के जो वोटर हैं वो आजमगढ़ में मुझे कम दिखाई दिए, इसलिए मैं आजमगढ़ सीट पर धर्मेंद्र यादव को 21 मानता हूँ। 20-21 का मुकाबला है। और इसी तरह लालगंज में बीएसपी के वोटर को। लेकिन जब आप अंबेडकर नगर में आते हैं तो लालजी वर्मा ने पसीने सुखा दिए हैं रितेश पांडे के। वहाँ एक बार फिर से बहुत तगड़ी टक्कर हुई है। लालजी वर्मा एक मजबूत कैंडिडेट है और अंबेडकर नगर के बारे में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वो सीट लालजी वर्मा जीतेंगे कि अंबेडकर रितेश पांडे जीतेंगे। उसकी कई वजह है। लालजी वर्मा कुर्मी नेता हैं और उनका अपना एक प्रभाव है। अंबेडकर नगर में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इतनी ताकत लगाने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऊंट किसी भी करवट बदल सकता है।
अंबेडकर नगर का मामला इधर उधर कहीं हो सकता है। डुमरियागंज श्रावस्ती में भी ब्राह्मण वोटों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस्ती में हरीश द्विवेदी अपना चुनाव हार रहे हैं। उसकी वजह स्थानीय समीकरण है। हरीश द्विवेदी जब 10 साल से बस्ती के सांसद हैं, लेकिन उनको लेकर के भी एक एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया ने अच्छा शब्द निकाला था कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के चुनाव में। कौशाम्बी के विनोद सोनकर उम्मीदवार को उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार, मोदी सरकार का नाम नहीं लिया। इसी तरह से एक कैंडिडेट हरीश द्विवेदी बस्ती के हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। दूसरी बात कि बस्ती के ताकतवर समाजवादी पार्टी के नेता राजकिशोर सिंह, जिनका बड़ा नाम है कई मामलों में, और वो अखिलेश यादव की सरकार में भी मंत्री रहे और लंबे समय तक बस्ती में उनका जलवा लोगों ने देखा है। ऐन चुनाव के वक्त राजकिशोर सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और विधायक अजय सिंह इस बात से बहुत नाराज हुए। हरैया सीट से हमेशा हरीश द्विवेदी को बढ़त मिलती रही थी। मुझे लगता है कि इस बार वो वहीं से पिछड़ जाएंगे और हरीश द्विवेदी जो चौधरी जी उनके खिलाफ है, देखिए राम प्रकाश चौधरी शायद नाम है, कई बार मैं लिख के तो बोलता नहीं हूँ तो इधर उधर हो जाता है, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़े तो उस सीट पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि डुमरियागंज की सीट भी अनप्रेडिक्टेबल है और उसमें कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। बस्ती की सीट में डुमरियागंज में कुशल तिवारी और जगदम्बिका पाल के बीच टक्कर है। भदोही में ललितेश मणि त्रिपाठी के बराबर के मुकाबले मुझे लगता है कि बिंद, जो उनके विनोद बिंद वहाँ से उम्मीदवार है, वो 20 पड़ेंगे। ललितेश मणि त्रिपाठी ने चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन उनका एक तो चुनाव चिन्ह 2 पत्ती और दूसरे ब्राह्मण वोट जो भदोही के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनको छोड़ करके, मोदी को छोड़ के, योगी को छोड़ के, कमल के फूल को छोड़ करके वो ललितेश मणि त्रिपाठी पर उतनी संख्या में नहीं गए। लब्बो लुबाब मेरा दृष्टिकोण जो है वो ये है कि 4 सीटें पिछली बार थी, बहुत होगा तो 5 सीटें गठबंधन को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी को, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसकी 4-5 वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली वजह यह है कि महिला वोटरों का रुझान धर्म जाति सबसे अलग अभी भी मोदी सरकार, योगी सरकार की तरफ दिखाई देता है। दूसरा, सोशल मीडिया पर और समाज में जिस तरह का आक्रामक रवैया इंडिया अलायंस के लोगों का है, वो ये गलतफहमी पैदा करता है कि ज़मीन पर बहुत आक्रोश है। दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात यह है कि कैंडिडेट्स अखिलेश यादव ने जबरदस्त जातिगत समीकरण के आधार पर इस बार टिकटों का बंटवारा किया है, जो बीजेपी की सांस फुलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन बावजूद इसके अपने जाति के लोगों पर लोग किसी भी जात के, बैकवर्ड को जहां दिया वो भी, फॉरवर्ड को जहां दिया वो भी, बैकवर्ड गए हो तो मैं नहीं कह सकता, कई जगह गए भी हैं, लेकिन फॉरवर्डों का इस मामले में रुख छठे चरण में भी देखने को मिला कि फॉरवर्ड ने अपने जाति के उम्मीदवार से ज्यादा प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को दी है। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी टैली से पीछे नहीं जाती है और भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर यह प्रयास कर रही है कि वो जातिगत समीकरण को दुरुस्त करने के लिए या दूसरी तरफ के किस नेता को चुनाव से पहले अपने आप में मिला सकती है। आपने जौनपुर में धर्मेंद्र सिंह को देखा, अभी आज मैं बलिया गया था, वहाँ नारद राय को देखा, राम इकबाल सिंह को देखा। तमाम पार्टियों के जो भी वोट डैमेज करने वाले लोग हो सकते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से अपने खेमे में भी लाने की कोशिश परसेप्शन के लिए कर रही है। और इंडिया गठबंधन के लोगों को सारे शोर शराबे के पीछे बाद भी ये आत्ममंथन करना होगा कि 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में कौन सा नया वोट उनके साथ जुड़ रहा है और किस बात पर 2014 और 19, 17 और 22 में मिले भारतीय जनता पार्टी का वोट बीजेपी से छिटक रहा है। क्या संविधान के नाम पर, क्या बेरोजगारी के नाम पर, क्या महंगाई के नाम पर? क्या ये बातें चट्टी चौराहों, चाय की दुकान, पान की दुकानों पर आक्रोश व्यक्त करने के लिए तो सही है, लेकिन यही आक्रोश क्या वोटर पोलिंग बूथ के भीतर लेके जा रहा है? क्या ईवीएम तक उसका ये गुस्सा कायम रह रहा है, या ईवीएम पर जाने के बाद जब उसे साइकिल, पंजा और कमल के फूल में
एक का चुनाव करना है तो वहां दिल पिघल जा रहा है। मेरे देखने में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सीटों का कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। बहुत एक दो, अगर मान लीजिए 62 सीटें पाई थी 19 में, अगर उसकी 60-59 हो जाती है तो मैं इसे नुकसान नहीं मानता हूं, और मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा नुकसान उसे होगा भी नहीं। बहरहाल 7वें चरण का जब आकलन आएगा तब तक एग्जिट पोल आ गया रहेगा, लेकिन फिर भी मैं 7वें चरण का आकलन आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँगा। अभी बस इतना ही। नमस्कार।